हरि ओम नमो नमः। अद्य वयं संधि इति प्रकरणं पश्यामः। अच का मतलब हम समझते ही हैं, पहले पढ़ा है अचः स्वराः। अच ही क्या कहलाते हैं? स्वर। ये कहाँ से कहाँ तक हैं? अ ई उ ण। तो हम आ से लेकर के और कहाँ तक जाएंगे? च तक। इन दोनों के मध्य में जो जो वर्ण आते हैं वही अच कहलाते हैं। तो पहला हुआ हमारा अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। हम इनको नहीं काउंट करेंगे, यानी कि जो हलंत हैं उनकी गणना नहीं होगी। तो हमारे पास में स्वरों की संख्या आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 स्वरों की संधि हम आज पढ़ेंगे। तो जहाँ प्लस का चिन्ह होगा उससे इधर भी स्वर होगा, इधर भी स्वर होगा, तो ही वो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी, यानी अच संधि कहलाएगी। हिंदी में उसको स्वर कहते हैं, संस्कृत में उसको अच कहते हैं, क्योंकि यहाँ अ से लेकर के च तक के बीच में ही सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए उसको हम संस्कृत में अच कहते हैं। इनमें आज हम पहली संधि पढ़ रहे हैं, एक को यण संधि। यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि के लिए सूत्र है हमारे पास में इको यणचि। इको यणचि सूत्र को देख लें एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास? इक। इधर यहाँ से और यहाँ तक है हमारे पास में यण। और यण में से हमने ण को आधा लिया है, तो बचा क्या यहाँ पे? अची। अची को हम देखें तो आए दो विसर्ग ई भले नियम से कौन सी विभक्ति हो सकती है? सप्तमी का एक वचन। अर्थ क्या होता है? मैं, पे या पर। तो इस अची का ही अर्थ हम पहले देखें तो क्या हुआ? अच परे होने पर। अच परे हो, तो इधर ई को, एक को देखें, यहाँ ई है और क अंत में ऐसा होना चाहिए, तो हम चलते जाएं, ये क है। ई से लेकर के क तक के क्या कहलाएंगे? इक। तो क्या क्या है? ई, उ, री और लृ। इधर हम यण को देखें तो यण हम आगे जो पांचवा सूत्र आएगा, ह, य, व, र, ट, ल, ण। इनमें से यण कहाँ से होगा स्टार्ट? य से चलेंगे और कहाँ तक पहुँचना है? ण तक, क्योंकि ये हलंत है। पीछे जो हलंत होगा हमको पीछे वाले हलंत पे ही पहुँचना है। तो य, व, र, ट की काउंटिंग नहीं होगी। और एक ये ल। कितने आए वर्ण? 4। य, व, र और ल। अब यहाँ एक मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ और इससे आगे क्या लिखूँगा? इसको, यानी कि हम इसको यहाँ ले लें और ये क्या बना? अच। अब हम शर्त को देखते हैं। सूत्र कहता है कि इक हो, इक में चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो। इन चारों वर्णों के आगे प्लस से परे में कोई भी अच हो। कोई भी अच हो, इसका मतलब है इसको असमान रखेंगे। कैसा अच हो? असमान हो। असमान का मतलब समान नहीं हो, यानी कि अ नहीं हो, ई नहीं हो। अगर समान हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? वो समान सवर्ण हो जाएगा और फिर अकह सवर्णी दीर्घ, दीर्घ संधि का वो है एक विषय बन जाएगा। तो ई, उ, री, लृ, इनमें से कोई भी एक हो, तो मैं इसको अब लिख से दिखाता हूँ। ई हो, ई से परे में कोई अच हो। कोई अच भी कैसा? ई ही नहीं हो, इधर ई से अलावा कोई भी हो, ठीक है। इधर उ हो, उ से परे में कोई भी अच हो, उ को छोड़ के, तो असमान हो गया। री हो, री से आगे कोई भी अच हो। ऐसी स्थिति हो तो अगर ई है तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे हम? य। यदि उ आता है
तो ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे व। अगर री आता है तो री के स्थान पर र, और अगर लृ होता है तो लृ के स्थान पर ल। कब करेंगे? जब आगे कोई स्वर होगा तब करेंगे, और स्वर भी कौन सा होगा? इनसे भिन्न कोई होगा तब। तो हम एक बार स्थिति ये देख लें कि अगर मान लीजिए ई प्लस इधर कोई भी स्वर आ रहा है तो फिर ई के स्थान पर क्या होगा? य। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ई तो पूरा होता है, स्वर पूरा होता है, और जब हम उसके स्थान पर करते हैं तो वह आधा होता है, क्योंकि ये स्वर है और ये व्यंजन है। व्यंजन हमेशा ही आधा रहता है, उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमको किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी होती है, और स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है। जैसे हम उच्चारण करें भी तो यहाँ केवल ये उच्चारणार्थ लगाए जाते हैं अ। जैसे जब हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते हैं और उस माहेश्वर सूत्रों में ये आता है कि अकारः अकारः उच्चारणार्थः, हकार आदि स्वकारः उच्चारणार्थः, अर्थात ये जो ह य व र लिखे हुए हैं या ल लिखा हुआ है, इनके अंदर ऐसे हलंत नहीं लग रहे हैं, इनके अंदर अ भी लगा हुआ है। ह में अ लग रहा है, य में अ लग रहा है, व में अ लग रहा है, र में अ लग रहा है। ये अकारः, अकारः मतलब अ किसके लिए है? उच्चारणार्थ। अगर हम उच्चारण के लिए इसको लगाएंगे तो ही हम इसका उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे हम इस ह का बोलें, बोलिए ऐसा कि उसमें पीछे अ की आवाज़ नहीं आवे, केवल ह की आवाज़ आए, तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं बोल के दिखाता हूँ ह, तो ह तो बहुत पीछे रह गया, कम आवाज़ आ रही है, और ज़्यादा आवाज़ किसकी आ रही है? अ की आ रही है। तो पीछे पीछे जो स्वर निकलता है वो किसका निकल रहा है? अ का निकल रहा है। इसीलिए कहा कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो जब हमें इसके स्थान पर ये करने लगेंगे उस टाइम पर हमें ध्यान रखना है कि यह पूरा नहीं करना है। यह कैसा करना है? आधा करना है। तो ई से परे में कोई अच हो तो फिर ई के स्थान पर क्या कर देंगे? य। ऐसे ही दूसरी स्थिति हम कर लेते हैं, ऊ हो, ऊ से परे में कोई अच हो, लेकिन अच भी कैसा हो? ऊ के अलावा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो? ई के अलावा। ई में ऐसा नहीं कि ये ई हो, बड़ी ई भी हो तो भी हम नहीं करेंगे। यहाँ ऊ भी ऐसा बड़ा हो तो भी हम नहीं करेंगे। तो कैसा होना चाहिए? ऊ हो और ऊ के अलावा कोई स्वर हो तो हम ऊ के स्थान पर क्या कर देते हैं? व। ऐसे ही री के स्थान पर क्या हो जाएगा? री प्लस अच, और अच में क्या हो? री के अलावा कोई भी हो, तो री के स्थान पर र कर देंगे। ऐसे ही लृ है, लृ के स्थान पर हम ल करेंगे। कब? जब लृ से भिन्न कोई अच होगा तब। तो अब हमारे पास में इसकी परिभाषा जो निकल के आई वो क्या हुई कि इक के स्थान पर यण होता है। इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब हो जाता है? जब इक से परे में कोई असमान अच आ रहा हो तब। अच का मतलब हम समझते हैं स्वर है, तो इक से परे यदि अच आए तो उस इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। यहाँ प्लस के चिन्ह की दोनों तरफ देखना है हमें। यहाँ ये ई है और यहाँ पे क्या है? आ है। तो पहला तो हम निर्धारण ये करें कि ये अच संधि है कि विसर्ग संधि है कि हल संधि है। तो ये कैसे करेंगे? प्लस से इधर अच होना चाहिए और इधर भी अच होना चाहिए, दोनों हमारे पास अच हैं। इसका मतलब ये संधि तो कौन सी है? अच संधि ही है। अच यानी हम इसको स्वर संधि भी कह सकते हैं। लेकिन अब हम ये देखें कि अच संधि तो बहुत होती हैं। अच में जैसे यण संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, पूर्व रूप होती है, पर रूप होती है, अयादि संधि होती है। लेकिन अब कौन सी संधि है यहाँ पर? तो वो संधि हमें निर्धारित करने के लिए ये देखना है, क्योंकि हमने अभी यण संधि को ही पढ़ रहे हैं पहले, तो हम ज़्यादा तो जानते नहीं, पर ये जानते हैं कि इक में यहाँ इक का कोई वर्ण हो पहले, उससे परे में कोई स्वर हो, तो हम इक के स्थान पर यण कर देते हैं।
तो संभावना ये है कि इसमें यण हो सकता है। संभावना को देखते हुए फिर हम पूरे उस इको यणची सूत्र को ध्यान करेंगे कि एक हो और एक से परे में अच हो, तो फिर एक के स्थान पर हम यण कर देते हैं। तो देखिए ई के स्थान पर क्या हो रहा है, यह हो गया। अब इधर शेष क्या बचा था, यहाँ इत त आधा रह गया, क्योंकि हमने ई निकाल के रख लिया है। इधर दी को हम इधर रख लेते हैं आदि। यहाँ देखिए इत ऐसे कैसे रहेगा आधा, यह बन गया ई के स्थान पर, इधर आदि को ऐसे ही रखेंगे हम। अब सबको मिलाइए तो ये आ की मात्रा इसके अंदर घुस जाएगी, तो क्या बनेगा ये यादि। और इस ता के लिए कोई मिल नहीं रहा है, तो इसको इसके साथ में संयोग संज्ञा करा देंगे। कल हम आपको बता चुके हैं संयोग क्या होता है, हलो अनंतरा संयोग, यानी जो ऐसे हल जिसके अंतरा यानी बीच में कोई अच का व्यवधान ना हो। अगर वृत्ति के हिसाब से देखें तो कहता है अच भी व्यवहिता, अच भी यानी कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया का बहुवचन। अचों के द्वारा अव्यवहिता, अव्यवहित हों, अव्यवहित मतलब अबाधित हों, ऐसे हल उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए त और य इन दोनों के बीच में कोई अच नहीं है, तो इनका क्या करेंगे, हम संयोग करा देंगे। तो ये हमने संयोग करा दिया, त और य दोनों को संयोग करके लिख दिया है। इधर बचा है हमारे पास में ई, तो हमारा रूप बना इत्यादि। यहाँ संधि कौन सी हुई, यण संधि हुई। यण संधि की पहचान ये भी है कि यण के शब्द अक्षरों को ध्यान रख लीजिए, य व र ल, इनसे पहले आधा अक्षर आना है। अगर किसी शब्द में आधा अक्षर मिल रहा है और उससे आगे यण के कोई अक्षर मिल रहे हैं, तो हम एक शंका कर सकते हैं कि संधि कौन सी हो सकती है, यण। जैसे ये तो ये कर लिया हमने, और देखते हैं सु प्लस आगतम। यहाँ देखें तो स में ऊ लगा हुआ है, स तो हम ऐसे लिखते हैं और ऊ को निकाल लें, और इधर पर क्या है, आ है, इधर गतम को अलग रख लें। प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ देखिए, इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है। संधि कौन सी हो सकती है, स्वर संधि हो सकती है। स्वर संधि में कौन सी हो सकती है, तो हम इसको ध्यान करेंगे कि ये, चूँकि हमने तो अभी यही पढ़ा है, एक के स्थान पर यण, तो एक वाले वर्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर हम एक शंका करेंगे कि यण हो सकती है। तो ठीक है, फिर यण पे हम केंद्रित करेंगे अपना ध्यान, सूत्र ध्यान करेंगे। सूत्र क्या है, इको यणची। इको यणची का अर्थ क्या हुआ, एक के स्थान पर यण होता है यदि अच परे हो तो फिर एक के स्थान पर कौन सा यण होगा, ऊ के स्थान पर हम व करेंगे। ठीक है, अब इस व करने के बाद में यहाँ स कैसा रह गया था, आधा, व हो गया आधा, इधर आगतम। ये दो कैसे हैं, व्यंजन व्यंजन है, तो इनकी संज्ञा क्या हो जाएगी, संयोग। संयोग का क्या मतलब है, हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग। ऐसे हल जिनके बीच में अच नहीं है, तो फिर स और व को दोनों को मिलाते हैं, ये ऐसे हो गए। इधर आगतम को मिला दें इसके साथ में, क्या बन जाएगा, स्वागतम। अब हम पहले कह चुके हैं कि यहाँ यण का अक्षर कोई आ रहा हो, यहाँ यण का आ रहा हो, तो उससे पहले आधा अक्षर जब मिले आपको, तो समझना कि यण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ही होगी, पर क्या पता हो जाए। तो इसके लिए हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब व आ रहा हो, य आ रहा हो, या र आ रहा हो, ल आ रहा हो, और उससे पहले तुरंत आधा अक्षर कोई मिल रहा हो, तो समझिए कि यहाँ यण हो सकती है। पूरी 100% सही नहीं है, पर एक हमको पहुँचने के लिए रास्ता सा मिलता है, तो हम इस तरह से इसको देखेंगे। अगला उदाहरण, हम एक इसका उदाहरण हो गया, एक इसका हो गया, और एक इसका देखते हैं। पितृ प्लस आदेश, प्लस के चिन्ह से इधर देखिए क्या है, री, और ये क्या रह जाएगा, पित्त। इधर आ है,
और यहाँ है देशः। री हो गया, आ हो गया, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यानी कि ये तो ये स्वर है और ये आ जो है ये स्वर है, इसका दीर्घ है। तो यहाँ हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ अच हैं, अर्थात संधि तो कौन सी है, ये अच संधि ही है। लेकिन अच में कौन सी है, तो हमने एक ही तो संधि पढ़ी है, इको यणची। तो इक वाला कोई वर्ण है कि नहीं है, तो ये है। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर यण संधि हो सकती है, तो फिर री के स्थान पर क्या करें, हमारे पास में री के स्थान पर र का आदेश है, तो हम र कर देते हैं। इधर पी है, त आधा है, र है और इधर आदेश है। ये दो फिर से संयोग के लिए आ गए हैं। तो संयोग के लिए आने पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको त्र बना दें, और वो भी त्र कैसा, आधा। इधर इस आ को हम इसमें मिलाएंगे, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो त्रा बन जाएगा। देशः, इधर क्या शब्द बना, पित्रादेशः। अब यहाँ आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि वह हो और उससे तुरंत पहले आधा हो, है तो सही, त है और त से पहले आधा वो र है और र से पहले आधा त है, परंतु दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ध्यान में ऐसा है कि छ, त्र, य तीनों के तीनों स्वर वो व्यंजन ऐसे कैसे ही दिखते हैं, मिले हुए संयुक्त व्यंजन। तो ये त्र भी उस संयुक्त व्यंजन के जैसा दिख रहा है, पर इसमें है पहले त है आधा और फिर र है, लेकिन ये दिखता नहीं है कि उसकी तरह हम देख लें। तो ये आपका पित्रादेश हुआ। एक लास्ट का उदाहरण हमारा रह गया है, लृ के स्थान पर ल कैसे होता है। तो लृ में ऐसे समझिए, तब नहीं, लृ प्लस आकृति, हम ये देखें तो लृ में लृ खुद ही अपने आप में स्वर है और इधर आ है, तो दोनों तरफ स्वर हैं, इसका मतलब संधि स्वर हुई। स्वर में फिर ये लृ हमको कहाँ दिखता है, यण इक में आता है, तो इक के स्थान पर हमको यण कर देना है। ये तो यण में हमको इसके स्थान पर कर देना है ल, इधर आगे है आकृति, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ये लाकृति। लाकृति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के जैसे आकार वाला वो लाकृति होता है। इसकी जगह पे लाकारः भी हो सकता है, तो वहाँ भी यही होगा, लृ प्लस आकारः, तो बनेगा क्या, लाकारः। ध्यान रखें कि तो हमारे पास में कोई भी एक होगा, मान के चलें कि हमने ये तानी प्लस अपि लिया, सूत्र ने कहा था कि इक आए, इक से परे में स्वर आ जाए तो इक के स्थान पर यण होगा। तो यण का मतलब हमारे पास में चार उपस्थित हो गए एक साथ। इन चार में से हम किसको रखें, तो हमको करना क्या है, ये न्याय करने वाला सूत्र है और कहता है कि जिन जिन का उच्चारण स्थान अंतरतम हो, अर्थात जिन जिन के उच्चारण स्थान एक जैसे मिल रहे हों उसको उसके स्थान पर बिठाना है, दूसरे को नहीं बिठाना है। तो फिर हम देखते हैं ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु, तो ई का तो हो गया क्या, तालु। अब इन चारों के देख लेते हैं, इनमें देखिए य का उच्चारण स्थान क्या हुआ, इचु यशानाम तालु, क्योंकि य इसमें आ रहा है, तालु हुआ। व का उच्चारण स्थान देख लें तो वकारस्य दंतोष्ठम, इसका दंतोष्ठ हो गया। री का र का देख लें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। ल का देखें तो ऋतु लसानाम दंत, तो इसका उच्चारण स्थान दंत हुआ। हम जो जिस उच्चारण स्थान का है उस उच्चारण स्थान की जगह पर उसी के जैसा उच्चारण स्थान वाला रखेंगे। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो तालु के स्थान पर हम इन चार में से तालु वाला ही लेंगे। और जब यहाँ ई की जगह पे ऊ आ रहा होगा तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो ऊ के स्थान पर हम तालु नहीं करेंगे, ऊ के स्थान पर हम व रखेंगे। और जब री आएगा, री का ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो हम मूर्धा के स्थान पर मूर्धा वाला र रखेंगे। और ऋतु लसानाम दंतः, जब लृ होगा यहाँ तो लृ के स्थान पर हम ल रखेंगे। हमको ध्यान क्या रखना है, स्थाने अंतरतमः, उच्चारण स्थान जिनमें समान हो
उच्चारण स्थान की जिनमें समानता हो वही हमको वर्ण इनमें से लेना है, अन्य कोई नहीं लेना है। बाकी के ये उदाहरण हमने आपको दिए हैं, वधु अलंकार, इन सबको करके देखिए। मिलते हैं अगली संधि में। नमो नमः।